हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल पे। दोस्तों, आज हम लोग साइंस के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज के अंतर्गत ये पार्ट 9 लेकर आए हैं। एक और पार्ट इसका आएगा जो कि ये 10 पार्ट होंगे साइंस के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के लिए, जो कि आपको फटाफट रिवीजन के लिए एक बेहतर कम समय में बेहतर रिवीजन देने के लिए हेल्पफुल होगा। तो चलिए ज़्यादा टाइम लॉस न करते हुए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन कि जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तब उसके अणुओं का क्या हो जाता है। तो जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तो उसके अणुओं की चाल घट जाती है। क्या होती है? अणुओं की चाल घट जाती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब कुछ पानी का लगातार मंथन किया जाता है तब उसका ताप बढ़ जाता है, ऐसा क्यों? हम लोग देखते हैं कि जहाँ पे झरना होता है, जलप्रपात होता है, तो इसी नियम के द्वारा उसे विद्युत ऊर्जा संचारित किया जाता है। वहाँ से ऐसा होता है कि जब पानी लगातार गिरता है एक जगह से तो वहाँ पे ताप बनता है। ठीक है, तो वो ऐसा किस लिए होता है? तो वहाँ पे यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण जो होता है वो गतिज ऊर्जा में हो जाता है। ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर? यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण गति ऊर्जा में होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बर्फ का दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होगा? तो जब हम बर्फ का दाब बढ़ाएंगे ना तो उसका गलनांक भी घट जाएगा। क्या होगा? घट जाएगा। देखिए, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ ताकि आप लोगों का समय का बचत हो सके। हमारे यहाँ पे ये क्वेश्चन पढ़ाने का मतलब बस यही है कि आप लोग जल्दी से रिवीजन कर सके कि अगर कोई भी अभी आपसे छूटा हुआ क्वेश्चन है या कहीं पे कोई चैप्टर है जो आपसे छूट गया हो या कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप लोग एक बार देख सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कीड़ों तथा हानि पहुंचाने वाले तत्वों को घरों से दूर भगाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो वो लाया जाता है अल्ट्रासोनिक तरंग। किसका प्रयोग होता है? अल्ट्रासोनिक तरंग का। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज किसने की थी? ये क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसमें पूछा है कि इलेक्ट्रॉन के तरंग की प्रकृति की खोज किसने की थी। तो ये किया गया था डी ब्रोगली के द्वारा। लेकिन अगर ये पूछे कि इलेक्ट्रॉन का खोज किन के द्वारा किया गया था तो वो थॉमसन के द्वारा, और प्रोटॉन का खोज रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था और न्यूट्रॉन का खोज चैडविक के द्वारा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। द्रव्यमान संख्या किसका योग है? क्या पूछ रहा है क्वेश्चन कि द्रव्यमान संख्या किसका योग है? ये बीपीएससी में न जाने कितने बार ये क्वेश्चन आ चुका है। तो इसका आंसर देख लेते हैं कि द्रव्यमान संख्या जो होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। नाभिक से निकलने वाले विकिरण में किसकी वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है? तो वो होती है गामा किरण की। और गामा, ये जो वाई जैसा दिख रहा है इसी को बोलते हैं गामा। पहले जो वेधन क्षमता होती है पहले सबसे ज़्यादा होती है गामा किरण में, उसके बाद बीटा में और उसके बाद अल्फा किरण में। अल्फा इसको डिनोट करते हैं और बीटा जो ऐसे बी आकार का है उसको बीटा बोलते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाभिकीय विखंडन के द्वारा श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉनों का अन्वेषण करने हेतु निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है बोरान का। किसका? बोरान का। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एसिटिक अम्ल से शक्तिशाली है क्योंकि यह एच आयन उत्पन्न करने के लिए संपूर्ण आयनित हो जाता है। अभी ये जो HCl है ना, यही हमारे अमाशय यानी पेट में पाया जाता है जो कि भोजन को पचाता है। तो ये इतना स्ट्रॉन्ग, मैंने पिछले वीडियोज में बताया है कि ये जो HCl है ये बहुत एक स्ट्रॉन्ग एसिड है जो हमारे पेट में पाया जाता है, फिर भी हमारे अमाशय की जो भित्ति है उसको ये नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो जो अमाशय की भित्ति है ना, वहाँ से एक म्यूकस यानी लिक्विड स्रावित होते रहता है जो कि इस एसिड से हमेशा अमाशय को, शरीर को बचाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है। जो ब्लीचिंग पाउडर जो घरों के आसपास, नालियों के आसपास जो पहले छिड़का जाता था कीड़ों और मच्छरों को नियंत्रित करने के लिए, लेकिन अभी ये पर्यावरण के लिए थोड़ा सा नुकसानदायक हो गया है, इसीलिए इस पर थोड़ा रोक लग गया है। तो ये जो ब्लीचिंग पाउडर है
इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या नाम है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। देखते हैं अगला क्वेश्चन। डॉक्टर, चित्रकार, शिल्पकार आदि के द्वारा उपयोग किए जाने वाले कैल्शियम सल्फेट का लोकप्रिय नाम है। ध्यान रखिएगा क्या पूछ रहा है कि कैल्शियम सल्फेट, ये भी क्वेश्चन बीपीएससी में कई बार पूछा है। तो कैल्शियम सल्फेट का जो लोकप्रिय नाम है वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये तो आप लोग जानते ही होंगे। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही नाम है कैल्शियम सल्फेट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पारिस्थितिकी तंत्र शब्दावली किसने प्रस्तुत की थी? इकोसिस्टम जो शब्द है वो किनके द्वारा दिया गया था? तो वो दिया गया था टेंसले के द्वारा। किनके द्वारा? टेंसले के द्वारा। ये यूपीपीसीएस का जो प्री एग्जाम हुआ था उसमें भी ये पूछा गया क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किसी श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता होता है। तो जो फूड चेन होते हैं, ठीक है, उसमें हम लोग देखते हैं कि पहले उत्पादक होते हैं, फिर शाकाहारी, फिर मांसाहारी, फिर सर्वाहारी, ऐसे करके। तो जो प्राथमिक उपभोक्ता होता है ना वो होता है शाकाहारी। उत्पादक में जो पेड़ पौधे घास फूस हो गए, और शाकाहारी जो उन पेड़ पौधों को खाते हैं, तो वो हो गए प्राथमिक उपभोक्ता। देखते हैं अगला क्वेश्चन। नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? जो नवजात शिशु हैं, नवजात बच्चे हैं, उनमें हड्डियों की जो संख्या होती है काफ़ी होती है, वो 300 होती है, 300 के राउंड। लेकिन एक वयस्क यानी एक यंग मैन में कितना होता है? तो वो होता है 206 हड्डियों की संख्या। और सबसे लंबी हड्डी पूछे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि सबसे लंबी हड्डी शरीर की कौन सी होती है? तो वो होता है फीमर। जो ये जांग की हड्डी होती है उसी को बोलते हैं फीमर। और सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज जो कान में पाई जाती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होते हैं क्योंकि ये जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक होते हैं। ये शरीर में क्या करते हैं ना, रासायनिक क्रिया को उत्प्रेरित करते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं? रक्तदाब जो कि ब्लड प्रेशर में मापा जाता है। रक्तदाब नॉर्मल व्यक्ति का रक्तदाब होता है 120/80 mg, ठीक है, 120/80। तो ये रक्त द्वारा किसके ऊपर प्रेशर डाला जाता है कि जो उस प्रेशर को हम मापते हैं? तो वो प्रेशर डाला जाता है धमनी और शिरा। धमनी को इंग्लिश में बोलते हैं आर्टरीज और शिरा को इंग्लिश में बोलते हैं वेन्स। तो धमनी के भित्तियों पे रक्त के द्वारा जो प्रेशर डाला जाता है उसी को मेजर किया जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो 2 ही विटामिन ऐसे हैं जो जल में घुलनशील होते हैं। पहला होता है विटामिन बी और दूसरा सी। तो इनमें से होगा विटामिन सी जो कि जल में घुलनशील है। बाकी विटामिन ए डी के ये सब जल में घुलनशील नहीं है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पेचिस के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है। पेचिस जिसको आम भाषा में आम भी बोलते हैं। तो पेचिस रोग के लिए जो होता है एंट अमीबा हिस्टोलिका, इसका पूरा नाम है एंट अमीबा हिस्टोलिका, ये उत्तरदायी होता है। और प्लाज्मोडियम इसके द्वारा मलेरिया, ये मच्छरों में पाया जाता है ये प्रोटोजोआ जो कि मलेरिया फैलाता है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ईईजी क्या पूछ रहा है? ईईजी से जिस अंग की कार्यप्रणाली प्रकट होती है वह है मस्तिष्क। अब ईईजी का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ। इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ। तो अगर ईईजी पूछे तो इसके द्वारा मस्तिष्क का जो जांच होता है वो किया जाता है। लेकिन अगर ईसीजी पूछे तो उसका संबंध होता है हृदय से। तो ईसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आप लोगों को मात्र 9-10 मिनट में एक बेहतर रिवीजन देने के लिए हेल्पफुल है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में। तब तक के लिए आप लोग रिवीजन कीजिए। बीपीएससी 67 में मात्र कुछ ही दिन बाकी है और मेरा प्रयास ये है कि लास्ट मोमेंट में भी आप लोगों को एक अच्छा रिवीजन मिल सके ताकि कोई भी क्वेश्चन आप लोगों से छूटे ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद।